चलो, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था, है ना। तो आधुनिक काल को किन किन नामों से जाना जाता है? हाँ, वर्तमान काल किसने कहा था और वर्तमान काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने कहा था। ठीक। और गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और आधुनिक काल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अब देखो, हिंदी साहित्य का जो सर्वमान्य मैं बताया था, किसको मानते हैं जी? समझ में आ रहा है? रीजन रीजन तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है। हाँ 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 हाँ, यहाँ से कुछ पढ़ के, हाँ मिल गया। ठीक है। अरे, लिखने वाला यहाँ से कहाँ चला गया? चलो, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सर्वमान्य किसका था? आचार्य शुक्ल। ऐसा नहीं कि सबने इसको स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा है कि कोई इसका विरोध नहीं किया। कई लोग थे विरोधी, लेकिन अधिकांश लोगों ने, अधिकांश विद्वानों ने इसे स्वीकार कर लिया। किसको? रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को। ठीक है। हाँ, चलो अब देखो, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को, किसको? इतिहास को मुख्य रूप से चार भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? चार भागों में। ठीक है। पहला है आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है। इसके पश्चात इस कालक्रम में जो युगीन प्रवृत्तियां थी, प्रवृत्तियां मतलब स्वभाव, घटनाएं, ठीक है, तो उस प्रवृत्तियों के अनुसार इनको नाम दिए गए हैं। जैसे आदिकाल को क्या बोले? वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल को क्या बोले? भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल को क्या बोले? रीति काल। और आधुनिक काल को बोले गद्य काल। अब कैसे, ये देखो। अच्छा, आदिकाल को आदिकाल क्यों बोले? आदि मतलब होता है प्रारंभ। क्या? प्रारंभ। तो आदि मतलब होता है प्रारंभ। और चूंकि ये प्रारंभ था, इसलिए इसको बोल दिए आदिकाल। वीर गाथा काल क्यों बोले? वीर गाथा अर्थात वीरों की गाथा। यह वीर मतलब होता है शौर्य, शौर्य की गाथा। और पता है आपको कि इस समय राजे महाराजे राज करते थे, युद्ध होते थे। तो उसी से जो वहाँ पे कवि थे वो युद्ध में जाते थे, और युद्ध में जाके वो युद्ध लड़ते भी थे और कविता भी लिखते थे। अब तुम बोलोगे युद्ध लड़ रहे हैं, कैसे कविता लिखेंगे? दिन भर युद्ध लड़ लिए, शाम को रात को क्या लिखेंगे? कविता। ठीक है। या युद्ध से लौटने के बाद लिखेंगे कविता। तो फिर ये वीर गाथा काल बना। गाथा मतलब कथा, कहानी, तो गाथा बोलते हैं। ठीक है। वीर गाथा के बाद में भक्ति का संचार हुआ। ठीक है। भक्ति का जब संचार हुआ, तब जो राजा महाराजा या फिर अंग्रेज उस समय जब आए थे, उनके अत्याचारों से परेशान होकर जनता को केवल एकमात्र भक्ति में रास्ता दिखा दिया अपनी सारी तकलीफों को। तभी राम रहीम नानक सभी आए, और फिर वहां पे भक्ति का संचार हुआ, तो उस काल को बोला गया भक्ति काल। ठीक है। फिर जब भक्ति काल में कुछ थोड़ा बहुत जो है उनको संभावनाएं दिखाई दी कि अब हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है और अब जनता समृद्ध है, खुशहाल है, तब राजे महाराजे क्या हो गए, वहां पे जो राज कर रहे थे, जो प्रजा कल्याण कर रहे थे, अब वो भोग विलासी हो गए। भोग और विलास, यहां तक आते आते। ठीक है। राग रंग
राग रंग में डूब गए, मतलब हुआ क्या? शराब और शबाब। शराब पीते, नर्तकियों का नृत्य देखते रहते, और उसी में ये मंत्रमुग्ध थे, उसी में खोए हुए थे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता प्रजा कैसी है, जनता कैसे हो रही, जैसे भी हो रहा था सीजेपी प्रोटेस्ट, या वो क्या नीट वाला एग्जाम का हो रहा था, सरकार सुन नहीं रही थी, बाद में सुनी। ठीक है। हाँ, तो ये राग रंग में खोए हुए और भोग विलास से लिप्त हुए राजा, ठीक है, और इनके जो आश्रयदाता या आश्रयित कवि थे, आश्रय में जो कवि थे, वो भी ऐसे रचनाएं करने लगे। ठीक है। आधुनिक काल, गद्य काल। क्यों? क्योंकि अब तक काव्यों का सृजन ज्यादा हो रहा था, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते अब गद्य, पहले क्या था? पद्य। ऐसा नहीं था कि गद्य नहीं था, गद्य पहले भी था लेकिन कम था, पद्य अधिक था। उसके बाद यहां तक आते आते गद्य जो है वो ज्यादा होने लगे। गद्य मतलब जो पैराग्राफ में जो लिखते हैं उसको गद्य बोलते हैं, और जो पंक्तियों में लिखते हैं उसको पद्य बोलते हैं। ठीक है। जैसे जिसको गाया जा सकता है वो कविता है, पद्य है, और जिसको पढ़ते हैं जो कहानी टाइप में है वो क्या है? गद्य है। ठीक है। अब देखो, इसका डेट देखो, एक होता है विक्रम संवत, एक होता है ईसवी सन। ईसवी सन वो है जो आज हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। यानी जो वर्तमान का जो प्रयोग है, वर्तमान प्रयोग में प्रचलित है। वर्तमान में जो हम प्रयोग करते हैं ये है ईस्वी वाला जो कैलेंडर है। ठीक। और इसी को बोलते हैं ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक। रिपन नहीं है ना, ये रियन है। फिर विक्रम संवत वो जो ये भारतीय, भारतीय कैलेंडर। ठीक। अब देखो, ये वाला इनसे कितना, लगभग 58 आगे है ये। हाँ, 58 ही होगा ना, एक बार काउंट करके देखो। 1318 है और 75 है, तो दो और कितना होगा? 50, 55, हाँ 57। ठीक है, इतना है। तो एक्चुअली ये 57 के आसपास आएगा। मतलब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इस डेट में, ये जो डेट है, जैसे क्या है 993। अच्छा रुको, पहले समझो। विक्रम संवत, और एक है ईस्वी। तो इसमें जब हम 57 को प्लस कर देते हैं, किसमें करेंगे प्लस? अगर हम ये वाला डेट है, इसमें जब 57 प्लस करेंगे तो ये आएगा विक्रम संवत। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। जैसे ये 993 लिखा है, प्लस करेंगे 57, तो जो आएगा वो क्या आएगा? विक्रम, विक्रम संवत। या फिर इस ईस्वी सन में माइनस करेंगे, इसमें, इसमें जब हम माइनस करेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा? ईस्वी सन। यहां तक समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर बता दूं।
विक्रम संवत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? विक्रम संवत इज इक्वल टू ईस्वी प्लस, ये समझ में आया? और ईस्वी निकालना है तो क्या होगा? विक्रम संवत, अब यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, विक्रम संवत पहले आया था इसलिए आगे है 57 से। ठीक है, जैसे निकाल के देख लो इसको, करें जैसे यहाँ पे कितना लिखा है, जैसे 1050 है, इसे माइनस करें 57 तो क्या आएगा? आएगा इतना। ठीक है, और उधर लिखा है 1318 प्लस करें 57 कितना आएगा? आएगा, तो समझ में आ गया? ठीक है, तो नहीं भूलोगे आप? ठीक है, तो आदिकाल का जो डेट है कभी कभी इसको ही पूछता है, कभी कभी उसको ही पूछ देता है। ठीक है, तो मैं जब विक्रम संवत बोलूंगा तो ये वाला आएगा, ईस्वी बोलूंगा तो ये वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आधुनिक वाला चल रहा है इसलिए मैं उसको इसको बोलूंगा। ठीक है, हमेशा ये, और इसी को याद रखना है आपको। ठीक है, आदिकाल कब से कब तक? ईस्वी सन 993 से 1318 तक। फिर पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल 1318 से 1643 तक। ठीक है, फिर आगे आते हैं उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल 1643 से 1843 तक। फिर आधुनिक काल 1843 से उसके बाद तक का समय, और इसके बाद के समय को ही बांटा गया है, जैसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नवी कविता का युग, ऐसा बांटा गया है, वो बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो, अब इसमें देखो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे को देखो, इन सब नामों में क्या क्या आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल नाम से प्रचलित है। तो इनको याद नहीं रखना, इनको याद रखना है क्योंकि ये ज्यादा प्रचलित है। वीरगाथा, अच्छा आदिकाल, हाँ ये प्रचलित है, फिर इसके बाद में आया ये, फिर रीतिकाल, और इसके बाद में क्या आया? ऐसा, ये आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, अब देखो, आदिकाल, वीरगाथा काल, इस काल में विभिन्न राजाओं के आश्रयदाता में रहने वाले कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता के वर्णन किए, प्रशंसा किए। देखो क्या हो रहा है, इसको देखो, यहाँ पे देखो, वीरगाथा काल, इसको एक तो हर्षवर्धन, फिर राज्यों का विघटन, फिर तोमार, राठौर, चौहान, सोलंकी। ठीक है, और हम डेट कब का बता रहे हैं? 993। ठीक है, ये हो गया था कल का। नौ सौ से 993, फिर 993 से कितना? हाँ, ये समय
हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं हूं लेकिन बता देता हूं। पहला, अब फिर से अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं ऊपर से, तो लगभग मानते हैं कि अ, इसको कैसे माने कि हाँ, लगभग 2500 से 1750। एक एक मिनट रुक जाओ। ये डेट याद रहेगा? ठीक। 2500 से क्या? ये काल कौन सा काल था? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पर था। इंडस वैली, IVC, ठीक है। हिंदी में बोले तो सैंधव घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता। उसके बाद कौन सा आया? लगभग 1500 से 1000। ये क्या आया? वैदिक सभ्यता। ये हुआ, ठीक है। वैसे तो 600 तक चलता है ये, लेकिन मेनली मान लेते हैं कितना तक है। फिर 600 तक ये क्या है जी? BCE है, बिफोर कॉमन एरा। मतलब आज से बहुत साल पहले, मतलब इसको अगर मैं लिखूं 2500, तो आज से 5000 साल पहले, अभी से 2026 चल रहा है, और इसको मैं लिखूं तो आज से 35,000, मतलब 3500 साल पहले, 3500, ठीक है। अब 600 से लगभग ये 400 तक वापिस आएगा, तो ये जैन बौद्ध का काल था। बौद्ध आए थे, फिर जॉन जैन, जॉन नहीं आए थे, जैन आए थे, ठीक है। जैन बौद्ध का काल था। इसके बाद मगध एम्पायर, मगध का साम्राज्य, मगध का साम्राज्य बना, ठीक है, जो कब तक बनता रहा? 261 तक वो पीक पर चला गया था, और 261 जब कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध, सम्राट अशोक, अशोक के पहले कौन थे? बिंदुसार। उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य। उसके पहले घनानंद। उसके पहले उसके भाई, उसके पहले महापद्मनंद। उसके पहले, उसके पहले जी शिशुनाग वंश का शासक था, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, ये सब थे। और उसके जब पहले जाओगे तो नाग दशक, फिर उसके पहले उदयन, उसके पहले अजातशत्रु, उसके पहले बिंबिसार। और बिंबिसार वो आदमी थे जिन्होंने मगध पर आधिपत्य किया, और वो आदमी अपनी महत्वाकांक्षा से मगध को बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। फिर उसका बेटे आया अजातशत्रु, जो बाहुबली में देखते हो ना, ऐसा फेंक के मारते हैं गदा, और ऐसा वो कांटा वाला जो है तीर निकलता है, अजातशत्रु का था वो। वैसा सेम रथ और सेम गदा अजातशत्रु के पास था उस समय। तो ये रियल इंसिडेंट को लोग इमेजिन करते हैं, हमको लगता है कि कुछ क्रिएटिविटी नहीं, वो पुराना ही था, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जब था तो उन्होंने अखंड भारत बनाया था। मतलब अभी का भारत जितना देख रही हो, उससे बड़ा भारत था उस समय। अफगानिस्तान से उस पार तक भारत में शामिल था वो, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था, ठीक है। और सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था। कब? कब हुआ था? हाँ, आइडिया नहीं है? नहीं है, ठीक है।
ठीक, भारत में आक्रमण किया था अलेक्जेंडर, ठीक है। लेकिन एक नदी पड़ती है, क्या नदी? ब्यास के लोग मानते हैं उस नदी को। इस नदी को पार नहीं कर पाए और वापस चले गए, क्योंकि जिस समय आए थे उस समय बारिश का समय था और बाढ़ था। तो हाँ, ये पंजाब। उसके बाद में कलिंग का युद्ध हुआ। अशोक फिर धम्म अपना लेते हैं, बुद्ध का, बुद्धम शरणम गच्छामि। और फिर इसके बाद क्या हुआ आगे? इसके बाद सातवाहन गुप्त आए। सातवाहन और गुप्त का राज चला, ठीक है। नहीं, एग्जैक्ट बाद में नहीं हुआ, बहुत बाद। मैं मुख्य मुख्य राजाओं को बता रहा हूं जिनका शासन, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं एक स्टॉपेज पॉइंट बता रहा हूं, मतलब स्टॉप जहां पे आके स्टॉप हुआ या जहां पे आके वो पूर्णता को प्राप्त किए। देखो, एक राजा आता है, पूरे साम्राज्य को बहुत बड़ा करता है, उसके बेटे आते हैं निकम्मे, वो सब साम्राज्य को ध्वस्त कर देते हैं। फिर कोई राजा आएगा, फिर उसको एकजुट करेगा, फिर कोई आएगा निकम्मा, वो फिर सबको ध्वस्त करेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये वो कोर पॉइंट है। हड़प्पा सभ्यता बहुत विस्तृत था, बहुत बड़ा था, और आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस समय था, ठीक है। फिर वैदिक एज आया, फिर वो लोग कबीले में बढ़ गए, फिर एक जैन बौद्ध आए, फिर संगठित किए, ठीक है। फिर मगध का साम्राज्य स्टैब्लिश हुआ, फिर वो टूटा, टूटने के बाद मौर्य आए, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। फिर उसके बेटे आए बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक ने उससे बड़ा साम्राज्य बनाया, ठीक। उसके बाद वो फिर टूटा राज्य, फिर आए सातवाहन और गुप्त, इन दोनों ने फिर बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया अपने अपने क्षेत्रों में, ठीक। उसके बाद फिर वो राज्य टूटा, भानुगुप्त तक आते आते राज्य अपने बहुत छीन हो गया था, मान के चलो, शक्तियों का ह्रास हो गया था, ठीक है। गुप्त शासक भानुगुप्त के आते आते, ठीक है। उसके बाद में ऐसा होता रहा। फिर जब फिर राज्य टूटने लगा तो वो फिर एक शासक आया, नाम था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन नाम था राजा का नाम, हर्षवर्धन। वंश का नाम था पुष्यभूति, पुष्यभूति, पुष्यभूति वंश का ये था हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन ने फिर से एक क्षेत्र राज किया, राजधानी थी कन्नौज। मेनली ये कहाँ के थे? थानेश्वर के, थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है, और कन्नौज मेरे ख्याल से यूपी बिहार के आसपास होगा, हाँ, मतलब दोनों में से एक में पड़ता है, यूपी में पड़ता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। यूपी है, यूपी। कन्नौज, कन्नौज से आए हो ऐसा करके, पहले था ना, तो वो उसका दबदबा था पहले। कन्नौज को राजधानी बनाया और पूरे भारत पर एक क्षेत्र राज किए हर्षवर्धन। जैसे ही हर्षवर्धन का शासन समाप्त हुआ, अर्थात ये मृत्यु इनका हुआ, उसके बाद से फिर से देश छोटे छोटे भागों में टूटने लगा। और फिर वहां से क्या निकले? छोटे छोटे शासक, ये सुने होंगे, बता रहा हूं उसको, सुने होंगे आप ना, रुको स्लाइड नया ले लेता हूं। क्या हुआ, देश जो है, देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, में बटा, ठीक है। और फिर वहां से इन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुए? राजा। लेकिन ये राजा कैसे थे? सम्राट थे क्या? नहीं। सम्राट कौन? अशोक। सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। जिनका शासन बहुत विशाल क्षेत्र पर रहता है वो है सम्राट, ठीक है। हाँ, जैसे विराट बोलते हैं, विराट मतलब बहुत बड़ा, वैसे सम्राट। और राजा शासक छोटे छोटे थे।
जैसे आए राजपूत, अब सुने हो ये, हम तो राजपूत हैं, राजपूत, चौहान, सोलंकी, मौखरी, चंदेल, है ना, इसको क्या छतरी बोलते हैं ना, ये पूरा जो है उसको छतरी बोलते हैं, ये जो पूरा है ना इसको छतरी बोलते हैं। ठीक, चौहान, सोलंकी, मौखरी, और क्या थे, वर्मन, वर्मन ऐसे थे। ठीक है, अब इसी चौहान वंश के एक जिसको सुने होंगे, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ये सब थे। ठीक, अब समझ में आया, जब हर्षवर्धन का साम्राज्य टूटा तब ये लोग आए सत्ता में, शासक बने, राजपूत, चौहान, सोलंकी, मौखरी, हालांकि ये सब भी राजपूत ही के अंदर आते हैं। ठीक है, हम तो राजपूत के हैं, राजपूतों का खून हमारे अंदर है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से ही शुरू होता है हमारा वीरगाथा काल, क्योंकि यहाँ तक साहित्य सृजन बहुत कम था हिंदी में, और उस समय बताया भी था कि 1000 तक क्या हुआ, हिंदी का उद्भव होना शुरू हो गया था। अपभ्रंश आया जी, याद रखो, अपभ्रंश का काल कहां तक चला, 1000 ईस्वी तक चला, और इस समय हिंदी अपने अस्तित्व में आना शुरू हो चुका था। ठीक है, और यही समय है जब यहाँ पे ये विघटन भी हुआ। अब क्या करेंगे, पहले बड़ा बड़ा लड़ाई होता था, अब ये अपने आप से लड़ेंगे, ये चौहान सोलंकी से लड़ रहा है, अपने ही आप से लड़ते रहेंगे ये। ठीक है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, मालवा है। ठीक है, फिर उधर राणा कुंभा आ गए, फिर महाराणा प्रताप, ऐसे फिर एक और आए थे, सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा, तो ये आपस में ही लड़ने लगे। ठीक है, तो हालांकि अगर एकजुट होकर अगर रहते तो भारत में कोई विदेशी आक्रमण नहीं होता। ठीक है, फिर जब लड़ने लगे तो क्या हुआ, युद्ध होगा। अब छत्री हैं तो क्या होगा, बल प्रदर्शन। अब यहाँ पे रानियों का स्वयंवर भी होगा। ठीक है, राजा रानियों को भगा के ले जाएंगे, हमारे में तो बल है ऐसा करके। फिर इनका जो है प्रेम कहानी, प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग होगा। इस प्रेम प्रसंग को ये जो राजा हैं उसके नीचे जो रहेंगे, मतलब उसके आश्रय में जो रहेंगे, क्या, कवि, आश्रित कवि, ये आश्रित कवि इन प्रेम प्रसंगों को लिखेंगे, ऐसे बनेगा यहाँ का साहित्य। ठीक है, और युद्ध होगा तो युद्धों का चित्रण करेंगे, वो भी सजीव, क्योंकि वो देख रहा है युद्ध को। सजीव चित्रण मतलब होता है कि जैसे, हाँ, यहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं, वैसे ही वहां पे युद्ध होगा तो वो आंख से देखेगा और लिखेगा कि यहाँ पे इतना खून बहा, खून ही खून चारों तरफ, एक बड़ा हाथी मारा गया, इतने घोड़े थे, इतने हाथी थे, इतने रथ थे, वो देखेगा अपने आंखों से। तो युद्धों का सजीव चित्रण। ठीक है, रस कौन सा होगा यहाँ पे, रस, वीर रस। अच्छा, मैं रस नहीं पढ़ाया हूँ, पढ़ाऊंगा बाद में, वीर रस। वीर रस क्या है, वीर, जब आपके मन में किसी काव्य को पढ़ के वीरता की भावना हो, उत्साह आए, जैसे वो ऐ मेरे वतन के लोगों ऐसा गा दे, तो ऐसा होता है ना कि, हाँ, या जब महिलाओं की बात आती है तो खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसा करके। ठीक है, ऐसा, और इसका पूरा अगर लाइन बाय लाइन गा दें तो सामने वाला कितना भी ऐसे आलसी रहे, वो ऐसे उसके हाथों में
जोश आ जाएगा, हाँ उत्साह आ जाएगा, तो वही क्या है, वीर रस, जिसको पढ़ के हम उत्साहित हो जाएं और युद्ध में लड़ने के लिए तत्पर हो जाएं या अपने काम में लगने के लिए तत्पर हो जाएं, तो वो वीर रस होगा। ठीक है। फिर जब प्रेम प्रसंग होगा तो क्या होगा, श्रृंगार रस। क्या होगा? हम्म, श्रृंगार रस। श्रृंगार मतलब जैसे महिलाएं या औरतें श्रृंगार करती हैं, ठीक है, अपने पति के लिए। ठीक है। तो श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम। जहां पे प्रेम की बात आएगी, जहां पे रति की बात आएगी, रति, रति किसका नाम है जी? रति के पति कौन है? हाँ, कामदेव। अब याद आया। तो उसको रति, कामदेव की पत्नी रति, और जब भी आएंगे दोनों साथ में आते हैं। ठीक है। तो जहां पे प्रेम होगा, जहां पे रति होगा, वहां पे श्रृंगार रस, जहां पे युद्ध होगा वहां पे वीर रस। अब समझ में आ गया? ठीक है, ये और ही थोड़ा सा मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। बताया था सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, है ना, क्या होगा, राजनीतिक उथल पुथल। एक ना, क्या है, जैसे कोई राजा, जैसे अभी क्या है, प्रधानमंत्री है, मान लो के लिए कोई प्रधानमंत्री को गोली से उड़ा दे, बीच क्या करके, ठीक, नहीं बम से, बम से, बड़ा बम चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, रातों रात हमारा देश पूरा खाली हो जाएगा। लीडरशिप का एक खालीपन होगा, सुनापन होगा, नेतृत्व विहीन शासन। फिर कौन फैसले लेगा? फिर वो पार्टी कहेगी हम सरकार बनाएंगे। तो क्या होता है, छोटी छोटी पार्टियां उचक के आने लगती हैं ऊपर, ठीक है, कि हम शासन करेंगे ऐसा। हाँ, अराजकता होगा, अव्यवस्था होगा, कोई कहीं पे भी हंगामा कर रहा है, हड़ताल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन जब तक लीडरशिप है, एक पावरफुल लीडर है, या तो वो प्रोटेस्ट को दबा देगा या तो उसकी बात सुनेगा। अभी बात सुना, प्रोटेस्ट खत्म हो गया। ठीक है। अब मान लो के लिए नहीं सुनता तो चलता रहता प्रोटेस्ट, तो दोनों हो सकता है। लेकिन अगर लीडरशिप है तो देखो, इतना प्रोटेस्ट हुआ लेकिन कोई बाहर से हमला हुआ क्या? नहीं। हम लोग अपने अपने आप में झगड़े, लेकिन बाहर से कोई हमला नहीं किया। लेकिन अगर लीडर नहीं रहता तो क्या करता, कोई अमेरिका हमला कर रहा है, कोई हम तो कब्जा करता ना। एक बार गुलाम बन चुके हैं, इसके पहले भी गुलाम बन चुके हैं। ठीक है, मुगलों के, फिर दिल्ली सल्तनत का काल आया उसमें हम गुलाम बन चुके हैं। उसके पहले अरबी शासक, ठीक है, फिर फारसी शासक, सब लोग आके गुलाम बनाए। ठीक है। तो वही है कि हर्षवर्धन की मृत्यु क्या लाई, राजनीतिक उथल पुथल। ठीक है। और चारों ओर क्या था, अशांति का वातावरण। फिर क्या, छोटे छोटे रजवाड़े अस्तित्व में आए। छोटे छोटे रजवाड़े अस्तित्व में आए, जैसे तोमर, राठौड़, ये सुने होंगे। तोमर, राठौड़, चौहान, सोलंकी, चंदेल, राजपूत आपस में लड़कर देश की शक्ति को छीन कर रहे थे। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। विदेशी हम लोग के समय एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे। मैं बताया ना कि आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में लड़ेंगे। और उसके जो आश्रित जो कवि थे, जिसको पैसे देके रखते थे अपने राजमहल में, वो बड़ा गुणगान, आज हमने इनको पड़ोसियों को मारा, सबको मार डाला, हम जीते हैं ऐसा कर, जबकि वो हारे थे तो हम जीते हैं ऐसा करके गुणगान करते थे। ठीक है। अपने ही देश के शत्रु राजाओं के विरुद्ध विदेशी आक्रांताओं से मिल भी जाते थे। ऐसा हुआ है। लोग बोलते हैं कि जब इब्राहिम लोदी के समय बाबर का आक्रमण हुआ, तो हमारे ही देश के कुछ लोगों ने उसको न्योता दिया था कि बाबर तुम आओ और आक्रमण करो। तब जाके हम मुगलों के अधीन हुए, तब अकबर, शाहजहां, ये लोग राज किए हम पे। ठीक है। इसके पहले दिल्ली सल्तनत था, इब्राहिम लोदी का शासन था। ठीक है। हम्म। जैसे कि मोहम्मद गोरी और चौहान। ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूं। मोहम्मद
गौरी वर्सेस क्या, चौहान, पृथ्वीराज चौहान। पीआर लिख दिया हो ना। पान राज नहीं है भाई, वो पृथ्वीराज है, ठीक है, पान मसाला नहीं है वो। पृथ्वीराज चौहान का जब युद्ध हुआ तो जयसिंह ने सहायता, जयसिंह, जयसिंह एक शासक थे, ठीक है, जयसिंह, राजा जयसिंह लिखते हैं इसको। तो जयसिंह जो है उन्होंने सहायता करने से मना कर दिया, इसकी सहायता करने से मना कर दिया, नहीं तो ये युद्ध जीत जाते। कौन, पृथ्वीराज चौहान। जब युद्ध में हारे चौहान, चौहान को मार दिया गया, तब मोहम्मद गोरी शासन किए भारत पे। मोहम्मद गोरी वहां से आए थे, कहां से, मध्य एशिया से, ठीक है। हम्म, गैरी लिखा है क्या, गौरी है भाई, हुआ गौरी, हाँ गौरी है, गैरी हो गया था, समझ लेना, कई बार हो जाता है यहाँ पे। बोर्ड में इधर आओ ना तो कम दिखता है, क्योंकि इसका ब्राइटनेस और इसका लाइट का ब्राइटनेस आता रहता है। देखो, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, तो पहले चौहान तो विजयी हुआ, बाद में जब दूसरा बार युद्ध हुआ तो चौहान मारा गया, मतलब बाद में मारे उसको बंदी बना के, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि जयसिंह ने सहायता देने से मना कर दिया। आप देखो, हाँ पावर कम हो गई। अगर ये लोग आपस में मिल जाते कि कौन आक्रमण करेगा बाहर से, हम देखते हैं करके, तो ये इसका कोई मजाल नहीं था कि आक्रमण करता, ठीक है। अब इसे भी स्टोरी था, ये पृथ्वीराज चौहान इसकी बेटी को भगा के शादी किया था, ठीक है। इसकी बेटी थी एक, नाम मुझे याद नहीं है, इसकी बेटी को भगा के ले गया था ये चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। हाँ, तो इसलिए सहायता देने से मना कर दिया जय सिंह। लेकिन ठीक है, बेटी भगा के ले गई, ले गई, लेकिन युद्ध में तो सहायता करना चाहिए था जब कोई विदेशी आक्रमण करने आ रहे हैं तो, ठीक है। इसलिए ना ये धोखा दिया, इसलिए ना जब भी किसी को धोखेबाज कहना रहता है ना, ये धोखेबाज, किसी को बोलना रहता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे तू तो जैसी है, जैसिंह ऐसा करके, ठीक है। मैं मेरे दोस्तों को बोलता हूँ, तू भी जैसी हो गया, अरे ऐसा करके। पिक्चर में भी डायलॉग बोलते हैं, अच्छा तुम तो जयसिंह निकले, ऐसा करके, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। हाँ, फिर मुसलमानों ने देश पर अधिकार कर लिया, मुसलमान ने, पहले तो हिंदू ही थे, मुसलमान कहाँ से आ गए, तो ये मुसलमान यहाँ से आए, ठीक है, मोहम्मद गौरी। फिर वहां से मुसलमान बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, फिर एक पाकिस्तान बना डाली, ठीक है। हाँ, तो ये फिर ऐसा। अब देखो विशेषताएं, वीर गाथा काल की विशेषता क्या थी। इस काल में अपभ्रंश से हिंदी का आरंभिक भाषा रूप जन्म हुआ, अभी बताया था, ठीक है। क्या हुआ, अपभ्रंश से हिंदी के आरंभिक भाषा रूप का क्या हो गया, जन्म हुआ, और प्रारंभिक साहित्य इसमें लिखा गया, सृजन किया गया, ठीक है। फिर इस काल में काव्य क्षेत्र में वीर रस की प्रधानता, अभी बताया हूं मैं। फिर कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता को बढ़ा चढ़ाकर, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति पूर्ण काव्य रचना, अतिशयोक्तिपूर्ण काव्य रचना मतलब क्या, कोई राजा ने मान लो के लिए 100 सैनिकों को मार गिराया, एक राजा अकेले 100 सैनिकों को मार गिराया, ये क्या लिखेंगे, हमारे राजा इतने महाप्रतापी थे कि हजारों सैनिकों को मार गिराया, ऐसे किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति, ठीक है। जैसे राई का पहाड़, राई पहाड़, ठीक है। हाँ, समझ गया होगे, ठीक है। इसलिए अतिशयोक्ति है, इसलिए इसको विश्वास नहीं करते, अविश्वास, अविश्वास पूर्ण, विश्वास करने योग्य नहीं है इसकी बातें, ठीक है। जैसे कोई बोलेगा कि हम, मेरे दादाजी तुमसे यानी मुझसे 2 गुना ज्यादा ताकतवर थे, हम मान लेंगे,
2 गुना हो सकते हैं, 3 गुना बोलेंगे मान लेंगे, 5 गुना भी बोलेंगे, चलो भाई कोई इतना बॉडी बिल्डर रहा होगा कि हमसे 5 गुना ज़्यादा हम 50 किलो उठाते हैं, वो 5 किलो उठा लेगा। लेकिन कोई बोलेगा 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा शक्तिशाली थे, तो थोड़ा सा डाउट जाएगा ना। जैसे ये बोलते हैं ना, यूपीएससी वाले क्या बोलते हैं, हम तो 18-18 घंटे पढ़ते थे। एक तो और महाशय 20 घंटे पढ़ते थे, तब जाके इतना नंबर लाया। अच्छा, इतना बेवकूफ था, उसको 20 घंटा पढ़ना पड़ रहा है। तो उसको बाथरूम तक करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, बताओ, इतना पढ़ रहा है। तो ये पूरा क्या है, फाल्स बातें। इंटरव्यू में आज भी चलता है, 18-18 घंटे पढ़ते, इतना कौन पढ़ेगा, ठीक है। तो फाल्स बातें। हमको क्या लगता है, जो गांव के आमजन है, अरे हम तो 6 घंटे में ही क्या हो जाते हैं, पस्त हो जाते हैं, ऐसा 6 घंटे में ही हमको आलस आ जाता है। हाँ, हो सकता है कि वो 18 घंटे की मेहनत किए हों, लेकिन पढ़ते सिर्फ 6 से 12 घंटे के बीच ही हैं वो, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप लगातार निरंतरता, इसको कंटिन्यूस बोलते हैं, निरंतर अगर आप मेहनत कर रहे हैं, निरंतरता है मेहनत में, और फिर आप 3 से 6 घंटे के बीच पढ़ते हैं, तो आप सफल हो जाएंगे। बस उसमें क्या होना चाहिए, निरंतरता और कंसंट्रेशन, एकाग्रता, एकाग्रता, ठीक। आगे बढ़ें। फिर आगे देखो, इस काल में वर्णनात्मक काव्यों का ही अधिक सृजन हुआ। केवल क्या, वर्णन किए। वर्णन क्यों किए, क्योंकि युद्ध था, युद्ध का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। इतने हाथी, इतनी सेना, इतना रथ, अब प्रेम प्रसंग होगा तब भी कैसे भगाया, ठीक है, घोड़े में गए, रानी को उठा के भाग गए, तो वर्णन होगा इसका, ठीक है। इस काल की रचनाओं पर स्वदेश का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। स्वदेश का मतलब अपने देश का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि लिखने वाले कौन थे जी, हाँ, स्वदेशी थे, अपने मूल के लोग थे, तो क्या हुआ, स्वदेश का प्रभाव, ठीक है। इस काल के अधिकांश रचनाएं ऐतिहासिकता की दृष्टि से क्या है, संदिग्ध है। क्यों, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी, मान लो कि लिखे कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार डाला, अगर मार डाला होता तो हम गुलाम क्यों बनते, तो वही संदेह है, संदिग्ध है, किस पे, ऐतिहासिकता पे, ठीक है। क्योंकि कवियों ने अतिशयोक्तिपूर्ण लेखन कर राजाओं की प्रशंसा में काव्य की रचना की, ठीक है। फिर कवियों ने जन साधारण की भावनाओं और उनकी समस्याओं की पूरी तरह उपेक्षा की। राजा निरंकुश थे, राजा प्रेम प्रसंग चला रहे हैं, प्रजा को भूल गए हैं, तो कवियों ने क्या किया, उपेक्षा किया। जैसे आज की मीडिया है ना, हर तरफ देखो सरकार ऐसा कर रही है। अब प्रोटेस्ट हुआ, उसको कितने लोगों ने दिखाया मीडिया में, डीडी न्यूज में आया नहीं, और कहीं पे आया नहीं। तो वही है, जनता की भावनाओं, जनता के विचारों और जनता की मांगों की उपेक्षा, सिर्फ क्योंकि पैसा तो राजा दे रहा है ना, आज भी मीडिया को पैसा कौन देता है, सरकार। तो राजा की प्रशंसा और जनता की उपेक्षा, जनता की उपेक्षा। कवियों की रचनाओं में युद्ध का सजीव चित्रण मिलता है, ये मैं बताया था। क्यों सजीव, क्योंकि ये, हाँ, कवि सिर्फ कवि नहीं थे, ये कवि लिखते भी थे और युद्ध भी करते थे, एक हाथ में पेन, एक हाथ में तलवार भी रखते थे, ठीक है। इसलिए जो युद्ध में, युद्ध के मैदान में, युद्ध क्षेत्र में देखे, उसको आके लिख डाले, तो सजीव चित्रण, ठीक है। फिर आगे, कवियों में युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस काल में कवि न केवल काव्य की रचना करते थे, वरन युद्ध क्षेत्र में जाकर तलवार भी उठाते थे, मैं बता दिया था। इस काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस, बता दिया था, ये भी प्रधानता रहती है। इस काल में कवियों ने डिंगल पिंगल भाषा
किया। अब डिंगल पिंगल भाषा क्या है? मेनली ये राजस्थान, राजस्थानी से आया है, ठीक है। राजस्थान के क्षेत्र से आया है डिंगल पिंगल भाषा, ठीक है। तो ये नाम है डिंगल पिंगल। और ये कहाँ से हुआ? ये प्राकृत का अपभ्रंश है, अपभ्रंश, ठीक है। इस काल में कवियों ने अपने काव्य में छंदों का भरपूर प्रयोग किया, विशेषकर दोहा, दोहा, छप्पय, तांटक छंदों का प्रयोग किया। वीरसा श्रृंगारस में कविताएं लिखी। दोहा सुने हो? कबीर के दोहे, तुलसीदास के जो है। चौपाई सुने हो? हनुमान चालीसा, हाँ, ठीक है। तो दोहा का प्रयोग हुआ, ठीक है। छंद वाले पोर्शन में अच्छे से बता दूंगा मैं, क्या दोहा है, क्या सोरठा है, क्या है उल्लाला, उल्लाला भी है, ठीक है, उत्प्रेक्षा भी है। चलो, आदिकाल वीरगाथा काल के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। पहला है चंदबर दाई। अब किसी की दाई वाई नहीं है भाई, ये चंदबर दाई। लेखक का नाम है चंदबर दाई। क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। रासो मतलब क्या? सरनेम नहीं है वो, ठीक है। रासो मतलब सरनेम नहीं है भाई वो। चलो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो आया रासो। अब रासो को मैं डिटेल में बताता हूँ। दिख रहा है क्लियर? थोड़ा और बड़ा करना होगा। रासो शब्द, तो ये जो रासो शब्द था, इसके तीन अर्थ में बता रहा हूं। पहला, गार्सा द तासी, कौन? जो पहले थे, एकदम सबसे पहले जो इतिहास लेखन का कार्य किए हिंदी साहित्य का, फ्रेंच। बुक का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई एंदुस्तानी, ठीक है। ये बुक का नाम लिखा था, कौन लिखा था? गार्सा द तासी, फ्रेंच, फ्रेंच विद्वान थे। उन्होंने रासो को रासुई से संबद्ध बताया, जो रासुई यज्ञ करते थे, ठीक है। फिर राजस्थानी और ब्रज भाषा में रासो, अच्छा राचो लिखा है, राचो, रासो जो है वो सिर्फ वीर रस, केवल युद्ध था। क्या था? युद्ध। रासो मतलब युद्ध, रासो मतलब हम्म, रासो का मतलब रासुई बताया, जो रासुई युद्ध, युद्ध करते, यज्ञ करते थे, यज्ञ, यज्ञ नहीं करते थे, रासुई यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। हाँ, क्यों करते थे? ताकि साम्राज्य का विस्तार हो। कुल मिला के वही बोलना चाह रहा है, युद्ध होगा तभी तो विस्तार होगा, ठीक है। तो रासो को केवल युद्ध माना, यहाँ पे प्रेम प्रसंग नहीं, प्रेम प्रसंग को नहीं माना, ठीक है। केवल क्या होगा? युद्ध, रासो मतलब युद्ध। फिर गीता लाने वाले हेतु रास, गीता मतलब क्या? जिसको गाया जा सके, गाया जा सके, पोइटिक फॉर्म, पोइटिक फॉर्म। अब ऐसा लिख दे, जैसे इसको कैसे गाओगे बताओ, ठीक है। गाढ़ सतता सिरास, कैसे गाओगे इसको, ठीक है। तो ये क्या गीता वाला है क्या? नहीं। लेकिन कई पंक्तियां, जैसे वो हनुमान चालीसा को आप कैसे पढ़ भी सकते हो, गा भी सकते हो, उसका गाना भी बन सकता है, बना है गाना, ठीक है। तो गीता लाने वाले हेतु रास छंद का प्रयोग, जिसमें 29 मात्राएं थी, सर्वाधिक मान्य है ऐसा ये बोलते हैं। फिर जैन साहित्य में चरित्र, नाटकीय और भावपूर्ण रचना को क्या कहा गया है? राष्ट्र कहा गया है, ठीक है। समझ गए यहां से? अब देखो चंद्रदाई रचना क्या? चंद्रदाई का रचना पृथ्वीराज रासो, अरे महा वो था,
महाकाव्य है भी, ठीक है। जैसे कितने महाकाव्य जानते हो, एक आध के नाम? हाँ, और रामचरितमानस, और खंड काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य, आख्यानक काव्य। तो ये कविता के प्रकार हैं। महाकाव्य जिसमें सत्य से परिपूर्ण हो महाकाव्य है, जैसे साकेत, कामायनी, लोकायतन, ये क्या है, महाकाव्य है। तो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? अगर व्यापम में आ जाए हिंदी का प्रथम महाकाव्य ऐसा करके तो लिखना पृथ्वीराज रासो। या हिंदी के प्रथम महाकाव्य किसने लिखा? तो चंद्रबर दाई, ठीक है। इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे बनेंगे। अमीर खुसरो पहेलियां और दो सुखने या सखुने, कहीं कहीं पे सुखने भी लिखते हैं, पहेलियां और दो सुखने या दो सखुने, आवाज खुशरवी, खालिक बारी, फारसी ही शब्दकोश, नूह सिपहर, और मुकरिया, गजल और ढकोसला। अमीर खुसरो, इसको जानती होगी अमीर खुसरो को। मुकरिया, गजल और ढकोसला। आगे विद्यापति, विद्यापति ने क्या लिखा? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, नरपति नाल, बीसलदेव रासो। जगनिक का क्या है? परमार रासो। अब यहां पे डाउट आएगा भाई, जगनिक का क्या है? परमार रासो। दलपत विजय का खुमार रासो। भट्ट केदार ने क्या लिखा? जयचंद्र प्रकाश। श्रीधर का रणमल छंद। विद्यापति का क्या बोला? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, नरपति नाल का बीसलदेव रासो, ठीक है। चलो आज हमने क्या देखा? वीरगाथा काल। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? भक्ति काल, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है।